वालेकुम सलाम। हाँ, सेकंड सेशन स्टार्ट हो चुका है, कनेक्ट करो फौरन। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जहाँ के ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वहीं से हम जहाँ से हम डिस्कनेक्ट हुए थे वहीं से कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग स्टूडेंट्स ये बात कर रहे थे कि नेट जो है इंटरनेट के ऊपर जो है ये लेयर्स हैं आपकी 5 लेयर्स, ठीक है। तो जब मैसेज को सेंड करना होता है तो हर लेयर जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है मैसेज के अंदर ऐड करती है, इसको हेडर बोलते हैं। ये जो टीसीपी आईपी का हेडर होता है ये आपका 20 बाइट्स से लेकर 60 बाइट्स तक होता है। याद रखिएगा, ये आईपी एड्रेस की मैं बात नहीं कर रहा। अब मैं बात कर रहा हूँ हेडर की। हेडर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो ये बताती है कि डेटा के अंदर क्या क्या आपने चेंजेस किए हैं, जिसकी यानी कितने टुकड़े किए हैं डेटा के, कितने उसमें सेगमेंट्स बने हैं, कितने उसके पैकेट्स बने हैं। इसी तरह ये कि उसको आपने डेटा के ऊपर कोई इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम तो नहीं अप्लाई किया हुआ। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हेडर के अंदर लिख के दूसरी तरफ भेजी जाती है ताकि आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली आपका नेटवर्क प्रॉपरली काम करे। यानी यहाँ से जो डेटा है ये सारा हेडर की इंफॉर्मेशन जो है मैसेज के साथ ऐड होगी। देखिए ऐसे ऐड हुई है, ठीक है। हर लेयर ने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड की है। उसके बाद ये डेटा जब आगे गया है तो ये जो आपका स्विच है इसने भी अपनी इंफॉर्मेशन ऐड की है। उसके बाद जो राउटर है, देखें ये जो स्विच था लेयर 2 का स्विच, इसने इसकी 2 लेयर्स थी और जो राउटर है इसकी 3 लेयर्स हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, 3 लेयर्स हैं राउटर की, ठीक है। तो राउटर जो है नेटवर्क लेयर तक होता है। ये डिवाइसेस के अंदर सिर्फ इतनी ही लेयर्स होती हैं। देन अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर सारी की सारी 5 की 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। ओके, सो जब डेटा यहाँ से आपका आया था और ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड हुई थी तो याद रखिएगा जो इंफॉर्मेशन जिस लेयर की है वो लेयर जो है वो इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए डेटा को देखेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली डेटा जो है वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के पास पहुंच जाएगा। देखिए एक एप्लीकेशन ने डेटा भेजा, उसके साथ इंफॉर्मेशन अटैच की ताकि डेटा जो है सक्सेसफुली यहाँ से होता हुआ इधर दूसरी एप्लीकेशन तक पहुंच जाए, ठीक है। इसके अंदर वो सॉकेट भी इन्वॉल्व है जिसके अंदर आईपी एड्रेस और पोर्ट शामिल होती है, ठीक है। सो ये इस तरह से है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन इन दोनों की मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो देखिए ये जो हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन को ऐड करने को हम बोलते हैं कि इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेट हो गया, यानी कैप्सूल के अंदर बंद कर दिया किसको, इस मैसेज को, ठीक है। फिर ये मैसेज को यहाँ से भेजा, दूसरे एंड पे आया तो ये इसने वापस उस कैप्सूल को खोला है और डीकैप्सुलेट करके उसको सिर्फ मैसेज के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। और यानी इस एप्लीकेशन को सिर्फ ये मैसेज चाहिए, ठीक है। सो ये इनकैप्सुलेशन है और ये डीकैप्सुलेशन है, ठीक है। सो ये दोनों तरह की चीजें ये यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। रिपीटर के बारे में बेटे मैं बता चुका हूँ, नहीं रिपीट करूंगा, ठीक है। हब का बता चुका हूँ, नहीं रिपीट करूंगा। डेटा लिंक लेयर स्विच की मैं बात करूंगा या ब्रिज की बात करूंगा। डेटा लिंक लेयर का जो स्विच है वो मैक एड्रेसिंग इस्तेमाल करता है। मैक एड्रेसिंग को मैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। राउटर जो है वो आईपी एड्रेसिंग या राउटिंग इस्तेमाल करता है, ठीक है। सो ये चीज़ है। और राउटर जो है वो दो नेटवर्क सेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी एक नेटवर्क जो है दूसरे नेटवर्क में डेटा नहीं भेज सकता। और नेटवर्क आपके आईपी एड्रेस की बेस पे होते हैं, ये जहन में रखिएगा, ये मैं बता चुका हूँ आपको। सो नेटवर्क उसी तरह से होंगे। एक नेटवर्क ने दूसरे नेटवर्क में अगर डेटा भेजना है तो उसको बीच में राउटर चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से वर्किंग होती है। ओके, पैकेट्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ओवर द नेटवर्क तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिलेज भी आते हैं। वो कितनी किस्म के डिले हैं और वो कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला जो टाइप्स ऑफ डिले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
सो आपके इस डायग्राम के ऊपर सारे डिलेज हैं, तो मैं उसी के हवाले से पहले बात कर लूँगा और आपको समझा देता हूँ। ओके, सो पैकेट्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं। मैं यहाँ से बात करता हूँ कि ये एक नोड है, ठीक है। कोई भी नेटवर्क के ऊपर कोई भी चीज़, स्विच है, राउटर है, कोई कंप्यूटर है, उसको एक नोड बोलते हैं, ठीक है। फर्ज करें मैं हम ये कह देते हैं कि ये एक राउटर है जिसके पास पैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो सारे डिलेज देखेंगे। अच्छा, पहला डिले ये होगा कि ये जो नोड है, इस नोड के पास पहला जो डिले है वो ये कि ये जो नोड है, इस नोड के अंदर ये जो पैकेट्स आपके लगे हुए हैं, ठीक है। अ, अच्छा, ओके। पहला जो आपका डिले है वो ये, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिले, ठीक है। जो ये नोड है, इस नोड के ऊपर एक प्रोसेसिंग डिले होता है। प्रोसेसिंग डिले ये फैसला करता है, देखिए फर्ज करें ये राउटर है, तो राउटर में एक केबल इधर लगी हुई है, एक वायर इधर लगी होगी, एक वायर नीचे की तरफ लगी होगी, एक वायर इस तरफ लगी होगी। सो कई नेटवर्क्स इस राउटर के साथ कनेक्टेड हैं। तो राउटर पहले प्रोसेस करेगा, इस पैकेट को खोल के इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा और देखेगा कि इसको किस वायर की तरफ भेजना है। सो इससे फैसला कर दिया कि जो पैकेट है उसको इस वायर के ऊपर फेंकना है, इस वायर के ऊपर भेजना है, ठीक है। ये जो फैसला है इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिले, ये वाला, ठीक है। सो ये वाली चीज मैंने आपको बता दिया। यहाँ प्रोसेसिंग होने के बाद ये फैसला होगा कि डेटा को किस डायरेक्शन में, किस वायर के ऊपर भेजना है, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिले। जो टाइम लगेगा, जितना भी टाइम, चाहे 1 मिली सेकेंड लगे चाहे आधा 1 मिली सेकेंड लगे, लेकिन टाइम तो लगेगा ना। हम कहते हैं कि इसको प्रोसेसिंग डिले कहते हैं, और ये डिवाइस टू डिवाइस प्रोसेसिंग डिले जो है वेरी करता है। अच्छा, सेकंड चीज है बेटे क्यूइंग डिले। क्यूइंग डिले क्या होती है? अब डेटा जब इधर आ गया तो ऑलरेडी यानी कुछ और पैकेट्स भी तो पड़े हुए होंगे ना जिनको सेंड करना है। तो वो सारे पैकेट्स एक कतार की सूरत में खड़े हुए होंगे। अब मेरा एक और पैकेट आ गया, 3 पैकेट्स ऑलरेडी मौजूद है, आधा पैकेट जा चुका है, ठीक है। सो ये इस तरह से होगा। अब देखिए ये जो पैकेट्स इधर से मूव कर रहे हैं, तो ये जो क्यू है कतार के अंदर, जब जब मेरे प्रोसेसिंग के बाद पैकेट जो है क्यू के अंदर लग जाएगा। अब क्यू के अंदर उसने कितना इंतजार किया, इसको बोलते हैं क्यूइंग डिले, ठीक है। क्यूइंग डिले के बाद एक पैकेट को पकड़ के उसकी जितनी भी बिट्स होती हैं उनको इस वायर के ऊपर डाल दिया जाता है। जैसा कि ये आप पैकेट देख रहे हैं, ये पैकेट अब इस वायर के ऊपर आ गया। जब ये बिट्स वायर के ऊपर डाल दी जाती हैं, तो कितना टाइम लगता है इन बिट्स को उठा के इस वायर के ऊपर डालने में, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन डिले, ठीक है। तो जितना टाइम लगेगा हम कहेंगे कि ये ट्रांसमिशन डिले है। अच्छा, अब ये ट्रांसमिट होने लग जा रही हैं। अब यहाँ से ट्रांसमिट होके इस केबल के ऊपर आ गई हैं। अब इस केबल के ऊपर जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना टाइम लगेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में, एक नोड से दूसरी नोड तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस टाइम को बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। सो ये 4 तरह के डिलेज हैं जो सारे ऐड अप होके टोटल नोडल डिले बनाते हैं। सो ये सारी इसकी डिटेल यहाँ लिखी हुई है, मैंने आपको समझा दिया है। इसको मैं स्किप करता हूँ। ये टोटल नोडल डिले जो है ये इन सब डिलेज का सम है, ठीक है। ओके, आगे करते हैं। जब पैकेट्स हम भेजते हैं नेटवर्क के ऊपर तो पैकेट लॉस भी होता है। अगर एक पैकेट नहीं पहुंचा या आधा पहुंचा या उसका थोड़ा सा उसमें से अगर एक बिट भी रह गई, तो वो पैकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उस पैकेट को दोबारा से रीट्रांसमिट किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे बैंडविड्थ जो है वेस्ट होती है और कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। रीट्रांसमिशन जितनी दफ़ा होगी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ये बात आपको लिखी हुई है कि रीट्रांसमिशन होगी और कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज स्टूडेंट है थ्रूपुट, ठीक है। दो चीजें हैं, नंबर एक बैंडविड्थ और नंबर टू थ्रूपुट। ये दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि बैंडविड्थ क्या चीज होती है और थ्रूपुट क्या चीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, जो बैंडविड्थ से पहले बताता हूँ। फर्ज करें आपके पास 4 MB का कनेक्शन है, इंटरनेट आपके पास 4 MB है, ठीक है। लेकिन होता ये है कि आपके राउटर में से इस वक्त 1 MB की स्पीड से आप डेटा जो है या तो डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, ये दोनों में से कोई एक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो
हम ये कहते हैं, अब देखें डेटा किस स्पीड से गुजर रहा है राउटर में से, 1 MB की स्पीड से, और राउटर की टोटल बैंडविड्थ कितनी है, टोटल स्पीड कितनी है, 4 MB। तो हम कहते हैं कि 4 MB जो है राउटर उस डिवाइस की बैंडविड्थ है, और 1 MB जो है उसका थ्रूपुट है, यानी डेटा जो थ्रू हो रहा है उसमें से वो कितना है, वो 1 MB है। ठीक है, सो उम्मीद है ये आपको डेफिनेशंस मैंने बिल्कुल सिंपल करके समझा दी हैं। तो थ्रूपुट और जो आपका बैंडविड्थ है, उन दोनों के अंदर फर्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट नेटवर्क के ऊपर जब डेटा जाता है तो इस डेटा के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इनको प्रॉब्लम्स को बोलते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब ट्रांसमिशन के अंदर जो डिलेज आते हैं या फॉल्ट्स आते हैं या एरर्स आते हैं, उनको ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, मैं इन सब ये मुख्तलिफ टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, इन सब को मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। पहला टॉपिक है अटेनुएशन। अटेनुएशन क्या होती है, इसका मीनिंग बताता हूँ। अटेनुएशन बेटे मीनिंग ये होती है, वो जो सिग्नल मैंने पढ़ा था, बताया था ना आपको, फर्ज करें 10 वोल्ट का सिग्नल है, ठीक है, तो वो जूं जूं वायर के ऊपर मूव करता है तो वायर के अंदर रेजिस्टेंस होती है, वो सिग्नल की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, तो उस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है हम कहते हैं कि रिड्यूस हो गई है। तो ये जो वीकनिंग ऑफ सिग्नल है इसको बोलते हैं अटेनुएशन। ठीक है, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड अटेनुएशन, और अटेनुएशन की वजह से डेटा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, सो ये आपको पहली चीज बताई। सेकंड चीज स्टूडेंट्स है प्रोपोगेशन डिले। ये मैं ऑलरेडी ऊपर डेफिनेशन बता चुका हूँ इसकी, इसको डिस्कस नहीं करूंगा। अब बात करता हूँ डिस्टॉर्शन की। डिस्टॉर्शन क्या चीज है? डिस्टॉर्शन ये होता है कि सिग्नल की शेप में अगर फर्क आ जाए, अगर सिग्नल इस तरह का है और वो किसी वजह से ये ऐसी शेप में कन्वर्ट हो गया, तो ये सिग्नल जो है अब रिकग्नाइज नहीं होगा, डिवाइस इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। सो ये इसको भी लॉस के अंदर लाएंगे। डिस्टॉर्शन भी जो है एक टाइप का लॉस होता है। तो ये डिस्टॉर्शन क्या होता है? जो अल्टर होना, सिग्नल ओरिजिनल शेप के अंदर उसकी तब्दीली हो जाना, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट चीज है स्टूडेंट नॉइज। नॉइज क्या होती है? नॉइज ये होती है कि सिग्नल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड हो जाना, इसको बोलते हैं नॉइज। एडिशनल एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो ऐड हो जाए सिग्नल के अंदर, इसको बोलते हैं नॉइज, यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे यूं समझ लें कि एक तस्वीर है, तस्वीर के ऊपर कुछ नुक्ते नुक्ते से आ जाएं तो हम कहते हैं कि ये नॉइज़ है। ये तस्वीर में नहीं था, ओरिजिनल जगह पे जब हमने तस्वीर बनाई थी तो वहाँ ये चीज़ नहीं थी, लेकिन तस्वीर किसी वजह से ये डॉट्स से आ गए हैं तस्वीर के ऊपर, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये नॉइज़ है। ठीक है, तो नॉइज़ को रिमूव करेंगे तो ओरिजिनल तस्वीर आपकी बनेगी। ठीक है, अब नॉइज किस वजह से आती है? नॉइज की मैं मिसाल देता हूँ। पहली नॉइज स्टूडेंट्स होती है, उसको बोलते हैं थर्मल नॉइज। थर्मल नॉइज नॉइज कैसे पैदा होती है? जब इलेक्ट्रिसिटी जो है मूव करती है वायर्स के अंदर से, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हीट एनर्जी क्या करती है? वो इलेक्ट्रॉन्स को रैंडम मोशन क्रिएट करती है। जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं तो बिजली जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्स्ट्रा पैदा हो जाएगी। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं थर्मल नॉइज, जो हीट एनर्जी की वजह से पैदा हुई है। ठीक है, सेकंड चीज है इंड्यूस्ड नॉइज। इंड्यूस्ड नॉइज क्या होती है? फर्ज करें दो वायर्स जो हैं करीब करीब से गुजर रही हैं, या यूं समझ लें कि एक मोटर चल रही है। मोटर जब चल रही होगी तो वहां पे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा। उस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से किसी वायर के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गई तो हम कहते हैं इसको इंडक्शन बोलते हैं या इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी होता है कि एक वायर के ऊपर से कुछ जो है स्प्लैशेस जो है इलेक्ट्रिसिटी के जंप करके दूसरी वायर के ऊपर चले जाएं, इसको बोलते हैं क्रॉस टॉक के। एक वायर जो है, जब कब होता है ये? जब वायर्स बहुत करीब करीब होती हैं, या आपकी नेटवर्क की वायर अगर बिजली की तार के पास आप गुजारेंगे तो वो क्रॉस टॉक करेगी। इसीलिए मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क की जो केबल होती है उसको बिजली के पास से के साथ नहीं डालते, उसको पंखे के पास से नहीं गुजारते, मोटर के पास से उसको नहीं गुजारते। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था कि
ओपन में अगर आप लगाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ये सारी वही चीजें मैंने डिस्कस की हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एक चीज होती है इम्पल्स नॉइज। इम्पल्स नॉइज क्या होती है? ये इरेगुलर जो आपकी पल्स की सूरत में जब डेटा ट्रेवल कर रहा होता है ना, उसकी वजह से एक्स्ट्रा नॉइज ऐड हो जाती है। मसलन आपका जो डिजिटल डेटा होता है वो पल्स की सूरत में, वो डेटा आता है फिर रुकता है, फिर डेटा आता है फिर रुकता है, इस तरह कर रहा होता है। कभी यानी जीरो हो रहा होता है, कभी वन हो रहा होता है। तो ये पल्स जो होती है ना, इस इम्पल्स क्रिएट होने की वजह से जो नॉइज है इनको बोलते हैं हम ऐड होती हैं। तो इस नॉइज की वजह से ये इम्पल्स नॉइज क्रिएट हो जाती है। और ये आपका जो सिग्नल है, क्योंकि ये सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, डिजिटल सिग्नल खुद ये नॉइज प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। अच्छा बेटे, ये कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, पूछ सकते हैं। कौन थे? सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही थी, इस वजह से मैंने टेस्ट किया था। अच्छा हाँ बेटे, अभी आवाज़ ठीक आ रही है कि अब आ रही होगी ठीक? क्योंकि ये आवाज़ अब काफ़ी बेहतर आ रही है। अब मुझे अब डिस्टॉर्शन नज़र नहीं आ रही, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक आ रही होगी। देखो एक चीज़ और बेटे करो, ये बता दूं कि आप क्या किया करो। जो आपका माइक है, मैं अपना खिज़र में आपकी भी बात सुनता हूँ। बेटे एक चीज़ मेरी सुन लो, आप अनम्यूट कर लो माइक, में आपको बता रहा हूँ जो चीज़, तो वो भी समझ लें, ठीक है। और सब लोग इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम कर लें। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है कि जो आपका स्पीकर है, ठीक है, अगर आप अपने स्पीकर के ऊपर राइट माउस क्लिक करके जो है साउंड सेटिंग्स में जाएंगे, और साउंड सेटिंग्स के अंदर जाके साउंड कंट्रोल पैनल के साउंड में चले जाएंगे, या कंट्रोल पैनल में जाके साउंड्स को क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका कोई एक स्पीकर शो हो रहा होगा जो एक्टिव होगा, ठीक है। इस स्पीकर को की प्रॉपर्टीज में चले जाएं, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो जो स्पीकर का जो आपका वो वॉल्यूम है, उसको मैक्सिमम के ऊपर एडजस्ट कर लें, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम के ऊपर एडजस्ट करेंगे तो वो आपको साउंड बिल्कुल ठीक आएगी, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो आपका यानी जो साउंड आ रहा होता है, उस साउंड के अंदर वो साउंड की वैल्यू को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी बैलेंस कर रहा होता है, ठीक है। अगर अ, अगर साउंड की वैल्यू को यानी एडजस्ट कर रहा होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, यानी ऑटो एडजस्ट वॉल्यूम जिसे बोलते हो, ठीक है। अगर तो ये जूम या कोई किसी जगह सेटिंग के अंदर ये सेट हुआ हुआ है कि वॉल्यूम को ऑटो एडजस्ट करें, तो आपने उसको ऑटो एडजस्ट से हटा देना है, आपने फिक्स करना है। मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, जब मैं ऊंचा बोलूंगा तो आपका वो जो ऑटो एडजस्ट वाला है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। फिर जब मैं आहिस्ता बोलूंगा तो वो एडजस्ट होते हुए टाइम लेगा और आपको आवाज़ कट जाएगी, ठीक है। अगर आप उसको फिक्स कर दोगे तो आपको आवाज़ एक जैसी आएगी, कांस्टेंट आवाज़ आएगी, ठीक है। सो याद रखिएगा, जूम के अंदर जाके ये सेटिंग्स कर लें। जूम की सेटिंग्स के अंदर ये चीज़ होगी और साउंड की सेटिंग्स के अंदर होगी, ठीक है। सो इस वजह से शायद आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उम्मीद है कि अगर इस पे आप अमल करेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बेटे इस वजह से भी आ रही हैं अभी, क्योंकि डिसकनेक्टिविटी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि सब ठीक चल रहा है, ठीक है। सो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके। सो सो स्टूडेंट्स, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपका आता है SNR, ठीक है। अब सिग्नल के अंदर यानी डेटा जो आ रहा है उसके अंदर सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है और नॉइज की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर नॉइज की स्ट्रेंथ सिग्नल की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गई तो आपका डेटा रिकग्नाइज नहीं हो पाएगा, आपकी डिवाइसेस काम नहीं कर पाएंगी, डिजिटल सिग्नल बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरह से है। लेकिन अगर आपका आपकी नॉइज़ जो है कम है और सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका डेटा बन जाएगा। इस चीज़, अब ये जो सिग्नल है, सिग्नल और नॉइज़, इनको इनका रेशो निकाल लेते हैं। सिग्नल की वैल्यू ऊपर लिखते हैं, मसलन सिग्नल की कितनी वैल्यू है वो लिख दी, और नॉइज़ की कितनी वैल्यू है नीचे लिख दी। और इन दोनों को सिग्नल टू नॉइज़ रेशो हम चेक करते हैं। अगर सिग्नल टू नॉइज़ रेशो बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब नॉइज़ ज़्यादा है आपकी उसमें लाइन के अंदर, तो उसके ऊपर डेटा ट्रेवल नहीं किया जा सकता, ठीक है।
जैसे अभी आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले जब हम कनेक्ट कर रहे थे तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी और कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। अब नॉइज़ थोड़ी सी कम हो गई है तो कनेक्टिविटी हमारी हो पा रही है, ठीक है, और प्रॉब्लम नहीं आ रही इतनी। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं क्रॉस टॉक या जिटर की बात करते हैं। तो जिटर क्या चीज़ होती है? वन लाइन इंड्यूसेस सिग्नल ऑन अनदर, ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई थी। मोस्टली हैपन्स इन पेयर्ड केबल्स, यानी करीब करीब जो तारें होती हैं, अगर दो पेयर एक दूसरे के करीब होंगे तो डेटा जिसके ऊपर जा रहा है तो वो एक वायर से दूसरी वायर पे डेटा ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। और ये भी होता है कि उसकी प्लास्टिक कोटिंग अगर ब्रेक हुई हुई है तो वायर कहीं से जुड़ी हुई है तो डेटा तब भी आप आपस में एक दूसरे के साथ शेयर हो जाएगा। अच्छा, जिटर की हम बात करते हैं। जिटर क्या है? जिटर ये है कि वेरिएशन इन द सिग्नल और पैकेट एट डेस्टिनेशन विद वेरिएशन ऑफ टाइम, कि विद टाइम जो है उसमें जो सिग्नल है उसके अंदर वेरिएशन आ जाए, ठीक है। तो जिटर जो है अगर ऐड होगा, मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, फर्ज करें ये 5 वोल्ट का सिग्नल था और मैक्सिमम 5 वोल्ट पे ये काम करता था, तो अगर इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड होगी तो वो इसको इन्हेंस कर देगी, और ये इंफॉर्मेशन और ये वाली इंफॉर्मेशन ये दोनों जब ऐड होंगी तो ये सेंटर में ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ये बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये ना जीरो को रिप्रेजेंट करेगी ना वन को, ठीक है। तो सो क्या होगा, ये डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो जिटर से क्या होता है, डेटा लॉस होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि जिटर क्या करता है कि एक्सटर्नल फैक्टर से फर्ज करो वोल्टेज ऐड हुई है, तो वोल्टेज अगर ऐड हो तो सिग्नल एक ये हो सकता है कि सिग्नल का फेज शिफ्ट हो जाए। फेज शिफ्ट होने का मतलब ये है कि सिग्नल ने एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आना था लेकिन उसको धक्का लगा है वोल्टेज से और वो आगे चला गया है। अब होगा क्या कि सिग्नल तो इधर आ गया, तो अब जब सिग्नल यहाँ पे आएगा तो सिग्नल यहाँ पे आना चाहिए था, तो डिवाइस यहाँ तक रीड कर रही है, तो ये जो एक्स्ट्रा सिग्नल है जो कि इतना सिग्नल है ये वेस्ट हो गया। जब इतना सिग्नल वेस्ट हो गया तो ये रिकग्नाइज नहीं होगा, ठीक है। सो जिटर से ये प्रॉब्लम होता है, चाहे वो एम्पलीट्यूड जिटर हो चाहे फेज जिटर हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ आपकी आसानी के लिए डाल दी हैं, तस्वीरें भी डाल दी हैं ताकि आप इसको समझ पाओ। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं हम लोग परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ हम देखते हैं। अगर एनालॉग चैनल के ऊपर हम परफॉर्मेंस देखें तो हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी करके हर्ट्ज के अंदर वैल्यू आती है। और अगर डिजिटल लाइन है तो हम कहते हैं कि कितनी बिट्स एक सेकंड में गुजर रही हैं एक पॉइंट से, इसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं और इसको बॉड रेट भी बोलते हैं, ठीक है। थ्रूपुट के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर नेटवर्क एक पॉइंट पर एक नोड में से जितनी स्पीड के साथ ट्रैफिक जो है गुजर रही है इस वक्त, अगर उसकी कैपेसिटी जितनी मर्जी हो, उसकी स्पीड जितनी मर्जी हो, फर्ज करें लिंक जो है 4 MB का है तो बैंडविड्थ तो हो गई 4 MB, लेकिन डेटा जो है इस वक्त 1 MB से गुजर रहा है तो हम कहते हैं कि इसकी जो थ्रूपुट है वो 1 MB है, ठीक है। सो इस तरह से है। इसी तरह लेटेंसीज हैं। लेटेंसीज मैंने आपको बता दिया, ये प्रोपोगेशन यानी इनको लेटेंसीज या डिले एक ही बात है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इस को नहीं एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टूडेंट्स आज आप हमने ये बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह की चीज़ें भी हमने बीच में देखी ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और याद रखिएगा कि ये जो हमारा आज का लेक्चर था, इसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर होगा, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कल हमारा लेक्चर है फ्राइडे को, ठीक है। तो हम कल जो है ऐसा करेंगे कि यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इसकी आगे जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे, ठीक है। सो ये लेक्चर्स भी इसमें से बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, मैं साथ साथ इसको रिवीजन करवाता जाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने देखा कि आप हमारे जो मॉडल्स हैं TCP/IP मॉडल और ये OSI मॉडल, इन ये दोनों किस तरह से हैं इनको कंपैरिजन किया जो कि मैंने क्लास में भी कराया था। जी बेटे, आप हमजा क्वेश्चन कीजिए। सर जी अटेंडेंस हो गई है। हाँ बेटे, क्या बोल रहे हो? सर अटेंडेंस हो गई है, अटेंडेंस। अटेंडेंस बेटे आपका जो CR है वो लगाएंगे। CR हैं इधर बेटे? CR किधर हैं? मौजूद है? हैंड रेज करो।
ठीक है, सीआर किधर हैं कि नहीं? ओके हमाद आप हैं ना? ठीक है, अटेंडेंस बेटे लगा लेना है, बस हैंड डाउन कर लो, मैंने देख लिया है, ठीक है। और अच्छा, ये हमजा साजिद हैं, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेटे हैंड रेज करो, अदरवाइज जो है ना ठीक है, हम फिर आगे इसको लर्न करते हैं, ठीक है। हमजा साजिद, हाँ ठीक है बेटे, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मना नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको वो रिवाइज करवा रहा हूँ जहाँ पे हमारी सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। ओके, हमने दो चीजें बेटे बताई, एक ये कि ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के अंदर जब डेटा ट्रेवल करता है, ठीक है, सॉरी किधर गया ये, एक डायग्राम थी हमारी इस लेयर के अंदर। ओके, सो लेयर के अंदर से हमने ये कहा कि डेटा जो है ऊपर से नीचे की तरफ मूव होता है। ठहरो मैं उस डायग्राम के ऊपर आ जाऊं, फिर बात करेंगे, ठीक है। ओके, ये तो देखिए जो आपका टीसीपी/आईपी मॉडल है, इसके ऊपर लेयर्स जो है नीचे मूव करती हैं और डेटा जो है हेडर के अंदर ऐड होता है। देखिए जहाँ पे आपका आईपी एड्रेस है वहाँ पे हेडर भी इम्पॉर्टेंट होता है। हेडर के अंदर ये इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि कौन सी लेयर के अंदर क्या काम हुआ है और कौन सा एल्गोरिदम जो है अप्लाई हुआ है डेटा के ऊपर, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है ऐड होती जाती हैं हेडर के अंदर, ठीक है। हेडर जो होता है वो आपका 20 बाइट से लेकर 60 बाइट तक होता है, ठीक है। और जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का होता है। याद रखिए कि दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। ओके, सो हेडर जो है, हर लेयर के ऊपर हेडर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड होती है, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है। जब वो इंफॉर्मेशन जो है आगे दूसरे एंड पे रिसीव होती है तो हर लेयर अपनी इंफॉर्मेशन को डी कोड करती है, डीकैप्सुलेट करती है, इसको बोलते हैं डीकैप्सुलेशन। अपने हेडर की इंफॉर्मेशन को खोल के देखती है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ओके हमाद ताहिर, आप बेटे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पूछिए। सर वो आपने एक्सेल शीट नहीं सेंड की मुझे। हाँ बेटे मैं सेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ओके सर, अभी थैंक यू सो आज मच। क्योंकि क्लास थी ना तो इस वजह से नहीं सेंड कर पाया, क्लास के बाद इंशाल्लाह आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन आपको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ें हमने बताई थी और मैंने ये बात की थी सिग्नल की, मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि सिग्नल दो तरह के होते हैं, एक एनालॉग होता है, डिजिटल होता है। एनालॉग सिग्नल जो है हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू उसकी चेंज हो रही होती है। डिजिटल सिग्नल जो होता है फिक्स्ड वैल्यू का होता है, वो एक ही वैल्यू रहती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, जी हमाद कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो, नहीं तो हैंड डाउन कर लो, ठीक है। ओके चलें ठीक है। ओके, सो बेटे और वेव जो है अगर एक खास अपने पैटर्न को, मसलन देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव है और ये वेव अपने आप को रिपीट कर रही है। देखिए यहाँ पर ये वाली वेव वही है, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम वेव है। अगर वेव अपने आप को रिपीट करे तो हम कहते हैं कि वो वेव क्या है, वो पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। ऐसे सिग्नल को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक, जो अपने आप को पीरियड की सूरत में रिपीट करता जाए, ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल है। और जो नहीं करता, जैसा कि ये देखिए कि ये एक डिफरेंट वेव है और इसी तरह यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट वेव है, इन दोनों में, इन दोनों वेव्स में डिफरेंस है, तो हम कहते हैं ये ए पीरियोडिक वेव है, ठीक है। सो पीरियोडिक और ए पीरियोडिक दो तरह की वेव्स हैं, ठीक है। इसी तरह जो वेव होती है उसके अंदर एक सेकंड में कितनी कितने जो है साइकिल्स गुजरी, ये एक साइकिल है, ठीक है। तो एक सेकंड में कितनी साइकिल्स गुजर रही हैं, हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो आप देखिए कि ये फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं पे हम टाइम पीरियड लगा सकते हैं। अगर हम टाइम पीरियड लगाएं तो हम देखते हैं कि टाइम पीरियड के अंदर अगर एक वेव आ रही है तो हम कहते हैं वो 1 है, ठीक है। तो अगर फिर वेव आती है हम कहते हैं 1 है, फिर ठीक है। तो ये है कि कॉन्टिन्यूस कितने वंस आएंगे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कुछ पीरियड के लिए हम लोग वेव की वैल्यू कम कर देते हैं तो वहां पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 0 और 1 बनते हैं, ठीक है, कि यानी एक स्पेसिफिक, और ये भी चीज आपको याद होगा क्लास के अंदर मैं बता चुका हूँ। और जो सिग्नल होता है उसकी वोल्टेज होती है, अगर वोल्टेज ज्यादा हो तो सिग्नल जो है वो डिफरेंट होता है, अगर वोल्टेज कम हो तो सिग्नल जो है कम वोल्ट का होता है, उस वो डिफरेंट उसका बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है, टाइम पीरियड सेकंड्स में होगा, फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में होगी। हर्ट्ज का मतलब कितनी साइकिल्स एक सेकंड में गुजरती हैं, इसको हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ किसी ने हैंड रेज किया था, गलती से किया था तो ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा जी, उस्मान आप पूछना चाह रहे हैं कोई चीज़? ठीक है बेटे, पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो, अदरवाइज हाँ जी जी बोले बेटे। बेटे आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैर के वो आप वेटिंग रूम से हटाएं वो। हटाया हुआ है बेटे, सबको मैंने एक्सेप्ट किया। वेटिंग सर रूम में मैंने इस कहा वक्त, वो मैर का मैसेज आया मुझे, वो कह रहा है कि वेटिंग। बेटे वेटिंग रूम में इस वक्त कोई भी नहीं है, चलिए क्योंकि ठीक है सर, थैंक मेरे यू। सामने बेटे डिस्प्ले हो रहा है ना, वो वेटिंग रूम में नहीं जी है। उसको कहो कि डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करे तो वेटिंग रूम में आ जाएगा। मे बी वो पहले जी से ठीक है सर, कनेक्टेड थैंक। है, ठीक है। अच्छा, जी ओके। ठीक है, ओके सो ओके थैंक यू। ठीक है बेटे। अच्छा, उमेर आपका कोई क्वेश्चन है बेटे, बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी वो मैं नहीं, वो इशरात का मैसेज है तो उसकी क्लास डिस्कनेक्ट हुई थी, तो वो उसने बोला था सर को बोले वेटिंग रूम्स लगा के मुझे अलाउ करें आने के लिए। अच्छा चले बेटे, वेटिंग रूम में तो कोई भी नहीं है ना, मैं फिर किसको अलाउ करूं? अभी तो सारे इसी तरह हैं, ठीक है। चलो उसे मैं दोबारा दोबारा बता देता हूँ कि क्लास ज्वाइन कर लो दोबारा। ठीक है ठीक है, ओके। कोई अगर किसी को प्रॉब्लम बेटे आ रहा है ना, तो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हो ना। अच्छा शिराज, आप तो कनेक्टेड हो, फिर आप क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। सर उस टाइम वेटिंग रूम में लगा हुआ था, यही आगे भी हैंड रेज किया है कि आ गया था। अच्छा चलो ठीक है तो अटेंडेंस का सर नेट का बहुत इशू है, तो अटेंडेंस मेरे ख्याल मैंने नहीं बोली थी। कोई नहीं बेटे, अटेंडेंस हो जाएगी। आप अपने सीआर को कहना, सीआर आपका अटेंडेंस लगा देगा। बेटे हमारा ख्याल करना है कि जो बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए भी आते हैं तो आपने अटेंडेंस जरूर लगानी है। अटेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि वो सारी क्लास लेता है या नहीं लेता है, इसका कोई मसला नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन सेशन है, वो जितना भी अगर थोड़ा सेशन भी लेता है तो आप उसको लें। और बिजली का और इन चीज़ों के प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अटेंडेंस जो है कोशिश करें कि ज़्यादा बच्चों की लग जाए, ठीक है। तो जब ऑन कैंपस आएंगे तो फिर देखी जाएगी अटेंडेंस, ठीक है। ओके सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा बेसिकली लेक्चर, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में होगी, यानी कितनी साइकिल्स पर सेकंड में गुजरती हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। और टाइम पीरियड जो है वो यानी एक टाइम के अंदर कितने आपकी साइकिल्स गुजर रही हैं, इसको टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड इस तरह। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो 1 अपॉन टाइम पीरियड मालूम करना है तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो ये इस तरह से निकलता है। और ये फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में होनी चाहिए और टाइम पीरियड जो है वो सेकंड्स में होना चाहिए। अगर चेंज है वैल्यू तो आप उसको पहले कन्वर्ट करें सेकंड्स और जो है हर्ट्ज के अंदर, तो फिर ये आपका आंसर आएगा। और ये एनालॉग सिग्नल की बात हो रही थी, ठीक है। ओके सो स्टूडेंट, ये तो था हमारा चीज़ें, और ये मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। इंशाल्लाह ये लेक्चर आप स्टडी कीजिए, देखिए इसके अंदर कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती तो क्वेश्चन आंसर ग्रुप है, उसके अंदर मैं आपके सीआर को डाल दूंगा, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन बेटे इधर ही है। कल इंशाल्लाह जो है इस इन्हीं चीज़ों को थोड़ा डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। ये जो डिलेज वगैरह हैं इनको हम देखेंगे कि इसको कैसे अब हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना, कल हम जो है नेक्स्ट अपनी क्लास लेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।